शिव का जीवन पूरी तरह से बदल गया जब वह जादुई पालतू जानवरों की दुनिया में पुनर्जन्म हुआ। उसे एक दुर्लभ प्रतिभा प्राप्त हुई जो उसे विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्राणियों से कौशल कॉपी करने और सिखाने की अनुमति देती है। क्या वह सबसे मजबूत पालतू जानवरों का तामीर बन पाएगा? आइए जानते हैं। कहानी एक शांतिपूर्ण दिन से शुरू होती है जिसमें शिव बिस्तर में गहरी नींद सो रहा है। अचानक एक किताब उसके सर पर गिरती है। जैसे ही वह होश में आता है, खंडहरों की खोज के दौरान एक दुर्घटना की खंडित यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ती हैं। ये मानते हुए कि उसे बचाया गया था, वह एक अपरिचित कमरे में खुद को पाकर हैरान रह जाता है। उसके सामने एक दर्पण खड़ा है और जैसे ही वह उसमें देखता है, वह एक पूरी तरह से अलग चेहरे और शरीर को खुद की ओर घूरते हुए देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह किसी अन्य शरीर में स्थानांतरित हो गया है। कुछ पल पहले वह एक युवा पुरातत्वविद था, लेकिन अब वह एक साधारण हाई स्कूल छात्र है। कमरे को स्कैन करते हुए उसकी नज़र एक किताब पर पड़ती है। उसे उठाकर वह महसूस करता है कि यह जानवरों को वश में करने के बारे में है। जैसे ही वह पढ़ता है, उसके नए व्यक्तित्व की यादें सतह पर आने लगती हैं। वह सीखता है कि वह अब पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि ब्लू स्टार नामक ग्रह पर है। इस दुनिया में जानवर, पौधे और यहाँ तक कि प्रकृति के तत्व जैसे पहाड़ और नदियाँ बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणियों में विकसित हो सकते हैं। पृथ्वी से किसी के लिए वे पौराणिक प्राणियों के समान होंगे। यहाँ के मनुष्यों के पास विशेष शक्तियाँ होती हैं जिन्हें वश में करना कहा जाता है, जो उन्हें इन विकसित जानवरों को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। ध्यान के माध्यम से तामीर अपने दिमाग में वैकल्पिक आयाम बनाते हैं जो उन्हें इन असाधारण प्राणियों को पकड़ने और वश में करने में सक्षम बनाते हैं। इस क्षमता के कारण मानवता फली फूली, जिसे वश करने का युग शुरू हुआ। तामीरों को कुलीन वर्ग के रूप में सम्मानित किया जाता है, लेकिन मानव बस्तियों से परे जंगल शक्तिशाली जानवरों द्वारा प्रभुत्व में है, जो कभी कभी विनाश मचाते हैं। शिव को याद आता है कि उसके वर्तमान स्वरूप ने एक राक्षस के उन्माद में अपना परिवार खो दिया है। इस दुनिया की स्पष्ट समझ के साथ वह पूरी तरह से समझ जाता है कि वह स्थानांतरित हो गया है। हालांकि यह एहसास उसे प्रभावित नहीं करता है। अपने पिछले जीवन की तुलना में वह अब एक सामान्य व्यक्ति है। अपनी स्थिति का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह अपना स्टेटस जांचता है और पाता है कि वह ग्लेशियर सिटी के पेट सेंटर में मात्र एक इंटर्न ब्रीडर है। शिव किताब उठाता है, जो इंटर्निंग गाइड टू ब्रीडिंग बीस्ट्स है। अपनी लोन एप्लीकेशन और अनाथ के रूप में कठिन जीवन को याद करते हुए, जो एक निम्न श्रेणी के कार्यकर्ता के रूप में समाप्त हुआ था, अपनी दुर्भाग्य के बावजूद वह आज के कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प करता है। सुबह में उसे अकेले स्नो वुल्फ्स को खिलाना है। दोपहर में वह फीड ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा और अपनी टीम के साथ ग्रीन कॉटन वर्म्स पर विकास डेटा एकत्र करेगा। ये जानते हुए कि स्नो वुल्फ्स मांसाहारी हैं, जिनकी डरावनी बैंगनी आंखें हैं, शू अपनी क्षमता पर संदेह करता है, लेकिन तर्क देता है कि अगर एक इंटर्न कर सकता है तो ये प्रबंधनीय होना चाहिए। वह थ्योरी क्लासेस में उत्कृष्ट होने और एक अनोखी वश करने की प्रतिभा टेलीपैथी रखने को याद करता है, जबकि लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं। टेलीपैथी का अनुसंधान और कूटनीति में अनुप्रयोग है। शू इसे रचनात्मक रूप से उपयोग करने का फैसला करता है, जिसका उद्देश्य वुल्फ्स से दोस्ती करना है। अपनी क्षमता का अभ्यास करते हुए वह अपना वश करने का आयाम सक्रिय करता है, एक चमकदार चमकदार क्यूब। अंदर वह एक तैरती हुई किताब पाता है, जिसके केंद्र में एक रत्न है। संदेह करते हुए कि इसमें दूसरी प्रतिभा है, वह उत्सुकता से इसे खोलता है, जो स्किल्स हैंडबुक का खुलासा करता है। ये दुर्लभ प्रतिभा उसे विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्राणियों से कौशल कॉपी करने और सिखाने की अनुमति देती है। कौशल को देखते हुए, जानवर को छूते हुए और दोनों को 1 घंटे के भीतर करना। कौशल सिखाने के लिए स्टैमिना और प्राप्त करने वाले जानवर के साथ संगतता की आवश्यकता है। इन प्रतिबंधों के बावजूद शू स्किल्स हैंडबुक की क्षमता को महत्वपूर्ण बढ़त देने के रूप में महसूस करता है। वह वश करने की मूल बातों की समीक्षा करता है, समझते हुए कि एक तामीर की ताकत उनके पेट जानवरों की प्रतिभाओं, ज्ञान और कौशल महारत पर निर्भर करती है। किताब बंद करके वह उसकी दोहरी प्रतिभाएं और निष्कर्ष निकालता है कि वे अविश्वसनीय अवसर हैं। शू 2 प्रतिभाएं होने के कारण समझने की कोशिश करता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ब्लू प्लैनेट का शू स्किल्स हैंडबुक टैलेंट रखता है, जबकि ट्रांसमाइग्रेटर शू के पास टेलीपैथी है। इस तर्क से वो खुद को शांत करता है और महसूस करता है कि 2 प्रतिभाएं होना एक अच्छी बात है, वास्तव में एक बोनस। सकारात्मक सोचते हुए वो खुद को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए मनाता है। उसकी सोच की ट्रेन तेज बीपिंग ध्वनियों से बाधित होती हैं, जो उसे याद दिलाती हैं कि देर हो रही है। शिव अपनी दैनिक मिशनों को याद करता है और अपनी इंटर्नशिप की ओर जल्दी करता है, सोचते हुए कि स्नो वुल्फ्स भूखे हो सकते हैं। कैमोफ्लेज सूट में नीली स्कार्फ पहने हुए वो एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर सुविधा की ओर सवारी करता है। वहां पहुंचकर वो स्नो वुल्फ्स के भोजन की खोज शुरू करता है। वो कुछ आइसबॉर्न बॉक्स ढूंढता है और अंदर झांकता है। बॉक्स के अंदर वो ताज़ा मार्बल्ड मीट दिखता है, जो पूरी तरह से मुंह में पानी लाने वाला लगता है। शिव मदद नहीं कर सकता,
लेकिन नोटिस करता है कि पेट बीस्ट ब्लू प्लैनेट पर अधिकांश मनुष्यों से बेहतर खाते हैं। जैसे ही वो एक बॉक्स उठाता है परिवहन के लिए, उसके 3 सहकर्मी उसे अभिवादन करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो स्नो वुल्व्स को खिला रहा है। वे उसे याद दिलाते हैं कि स्नो वुल्व्स दोस्ताना नहीं हैं और यहाँ तक कि संकेत देते हैं कि उसे डैंडेलियन क्लम्प्स की आवश्यकता हो सकती है हीलिंग के लिए, बस केस में। शिव की चिंता नोटिस करके वो उसे आश्वस्त करते हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक वुल्फ किंग मौजूद है। उसके सहकर्मी हंसते हैं और मदद की पेशकश करते हैं, लेकिन शिव उन्हें धन्यवाद देता है और आश्वासन देता है कि वो मैनेज कर लेगा। वे उसे अलविदा कहते हैं। जैसे ही शिव 3 बॉक्सों के साथ निकलता है, शिव एक अन्य बिल्डिंग में प्रवेश करता है और एक रैंप चढ़ता है जो स्नो वुल्फ ब्रीडिंग एरिया की ओर जाता है। वो डिसाइड करता है कि उसकी प्राथमिकता इस नई दुनिया में अभ्यस्त होना चाहिए। रिश्ते बनाना बाद में आ सकता है जब वो पूरी तरह से अपने आसपास के अनुकूल हो जाए। ब्रीडिंग एरिया सफ़ेद बर्फीले पहाड़ों वाले क्षेत्र में स्थित है। मीट के बॉक्स अनलोड करते हुए शिव अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए रुकता है। अचानक 2 स्नो वुल्व्स उसके पीछे प्रकट होते हैं, बैंगनी आंखें चमकती हुई जैसे वे अपना शिकार देखते हैं। एक ठंड उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ती है और वो बता नहीं सकता कि ये ठंड से है या डर से। वुल्व्स एक तेज दहाड़ छोड़ते हैं जो उसे चौंका देती है। शू मुड़ता है और चिल्लाता है, जैसे स्नो वुल्व्स का एक पैक उसके सामने खड़ा होता है। यादें उसके दिमाग में वापस आती हैं, महत्वपूर्ण ज्ञान समय पर डिलीवर करती हुई, जैसे एक कंप्यूटर अचानक डेटा लोड कर रहा हो। शिव याद करता है कि स्नो वुल्व्स आइस एट्रीब्यूट रखते हैं और हाई लेवल ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स के रूप में वर्गीकृत हैं। स्नो वुल्व्स जो बर्फीले पहाड़ों में विकसित हुए थे, स्टील को नष्ट करने की ताकत रखते हैं और ब्लिजर्ड में चुपके से शिकार करने की क्षमता। उनकी स्किल्स में फ्रीज क्रंच, आइसी स्लैश, स्नो मास्क और कोल्ड ब्रेथ शामिल हैं। शिव अनिश्चित है कि क्या ये जानकारी उसे और अधिक आत्मविश्वासी बनाती है या और अधिक घबराहट वाली। अपनी टेलीपैथी टैलेंट का उपयोग करके वो स्नो वुल्व्स के विचार पढ़ता है। बीस्ट्स बेहद भूखे हैं, इतने भूखे कि यहाँ तक कि शिव उन्हें संभावित भोजन की तरह लगता है। वुल्व्स उसे शरारती मुस्कान के साथ घूरते हैं और शिव सोचता है कि टेलीपैथी वास्तव में एक आशीर्वाद है या अभिशाप। जैसे स्नो वुल्व्स पास आते रहते हैं, शिव विचार करता है कि क्या वो उन्हें खिलाने आया है या उनका भोजन बनने। उनकी चमकती बैंगनी आंखें उस पर टिकी रहती हैं, जैसे वो मीट का बॉक्स पकड़े हुए हैं जो उनके भोजन के लिए है। हताश महसूस करते हुए शिव वुल्फ किंग के लिए चिल्लाता है, मदद की उम्मीद में। वो याद करता है कि उसे बताया गया था कि सब कुछ ठीक रहेगा जब तक वुल्फ किंग मौजूद है। एक मजबूत और कमांडिंग हाउल अचानक बर्फीले लैंडस्केप पर गूंजता है। पैक के पीछे से उभरता हुआ एक विशाल वुल्फ है जो प्रत्येक पैर पर गोल्ड ब्रेसलेट से सजा हुआ है और उसके शरीर पर 2 गोल्डन बैंड्स। वुल्फ किंग शिव की ओर बोल्डली चलता है और अन्य वुल्व्स तुरंत हट जाते हैं और बैठ जाते हैं जैसे वो गुजरता है। राजसी जीव का दृश्य शिव को स्थिर कर देता है। वुल्फ किंग उसके पास आता है, अपनी नाक को शिव के माथे पर नीचे करता हुआ। ठंडी सनसनी शिव को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये वुल्फ किंग का तरीका है उसे मार्क करने का। शायद किंग अपना सुगंध छोड़ रहा है स्वीकृति के संकेत के रूप में। शिव बस राहत महसूस करता है कि मार्किंग में नोज बूप शामिल है, बजाय कुछ और अलार्मिंग के। इससे पहले कि शिव स्थिति को पूरी तरह से प्रोसेस करे, स्किल्स हैंडबुक अचानक उसके सामने मटेरियलाइज हो जाती है। उसने इसे समन नहीं किया है और इसका अप्रत्याशित प्रकटीकरण उसे सरप्राइज करता है। हैंडबुक खुद खुल जाती है और पेजेस के केंद्र में एक लाइट का गोला बढ़ना शुरू करता है। किताब में एक नई जानकारी का टुकड़ा प्रकट होता है जो वुल्फ किंग की स्किल इंटिमिडेशन को बताता है। इंटिमिडेशन एक हाई लेवल मेंटल स्किल है जो यूजर को अपनी ऑरा का उपयोग करके दूसरों को डराने, रोकने या कमांड करने की अनुमति देती है। ये यहाँ तक कि कमजोर विरोधियों को पूरी तरह से नॉकआउट कर सकती है। शिव स्किल्स हैंडबुक को आश्चर्य से घूरता है, जैसे वो महसूस करता है कि वुल्फ किंग ने अभी एक रेयर और शक्तिशाली क्षमता का प्रदर्शन किया है। शिव अपने दिन की शुरुआत स्किल्स हैंडबुक का उपयोग करके इंटिमिडेट स्किल को कॉपी करके करता है जो किंग का ट्रेड प्रतिनिधित्व करता है। शिव अपने भविष्य के पेट बीस्ट को ये शक्तिशाली स्किल सिखाने का सपना देखता है। वो यहाँ तक कि किसी दिन एक बीस्ट किंग को पालने की कल्पना करता है। उसके विचार वुल्फ किंग के निचले ग्राउल से बाधित होते हैं, जो नीचे उसकी ओर देखता है। जिज्ञासु लगता है कि शिव डरा हुआ है। टेलीपैथी के माध्यम से शिव वुल्फ किंग के विचारों को महसूस करता है और नोट करता है कि जीव को कोई अंदाजा नहीं है कि वो कितना उत्साहित है। वो मीट का बॉक्स उठाता है और स्नो वुल्व्स को खिलाना शुरू करता है। क्योंकि वुल्फ किंग ने उसे मार्क किया है, वुल्व्स शांत और वश में हैं। इसका फायदा उठाते हुए शिव उनके सिरों के ऊपर ब्रश करने के लिए पहुंचता है। उसके आश्चर्य के एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट प्रकट होता है जो इंडिकेट करता है कि इंटिमिडेट स्किल उन्हें सिखाई जा सकती है।
अति उत्साहित शू अपनी वुल्फ किंग को पालने की कल्पना करता है। हालांकि वो जल्दी ही अपने उत्साह को नियंत्रित करते हुए महसूस करता है कि बिना सावधानीपूर्वक योजना के कई वुल्फ किंग्स को छोड़ने के खतरे हैं। कार्य पर फिर से फोकस करते हुए वो सुनिश्चित करता है कि वुल्फ्स अच्छी तरह खिलाए गए हैं। 13 फेड फीडिंग सेशन वुल्फ्स द्वारा अन्य स्किल्स का उपयोग किए बिना समाप्त हो जाता है, जिससे शियू अतिरिक्त क्षमताओं को कॉपी करने में असमर्थ हो जाता है। उसके बाद वो बर्फीले पहाड़ों से निकलता है और अपनी अगली मंजिल की ओर ड्राइव करता है, एक उच्च स्तरीय मानसिक स्किल प्राप्त करने से उत्साहित होकर। रास्ते में वो एक ग्रीनबैक ईगल को ऊपर उड़ते हुए देखता है और एक प्रॉम्प्ट प्रकट होता है जो सुझाव देता है कि इंटिमिडेट को ईगल को भी सिखाया जा सकता है। एक वुल्फ किंग और एक बर्ड किंग दोनों को पालने का विचार उसे और अधिक उत्साहित करता है, लेकिन वो सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला करता है क्योंकि उसके पास 3 महीने का इंटर्नशिप बाकी है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे वो अपनी यात्रा जारी रखता है, शियू एक बिलबोर्ड नोटिस करता है जो आयरन बैम्बू बेस प्रमोशन का विज्ञापन कर रहा है, जिसमें पिंगचांग डिस्ट्रिक्ट के निवासियों के लिए आयरन ईटर्स को 50% छूट पर ऑफर किया जा रहा है। वो पहले से ही एक आयरन ईटर को अपना पहला पेट बीस्ट के रूप में बुक कर चुका है और अपनी पसंद से खुश है। उनके नाम के बावजूद आयरन ईटर्स अविश्वसनीय रूप से क्यूट होते हैं, जो पांडा जैसे दिखते हैं, जिनमें हरी आंखें, गोल शरीर और फ्लफी फर होते हैं। मध्यम स्तर के ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स के रूप में वर्गीकृत, वे केवल एक स्किल हार्डन रखते हैं जो तेजी से विकसित होने वाली दुनिया में अप्रभावी लगती है। एवोल्यूशन शियू इसे उनकी प्राकृतिक आलस्य से जोड़ता है, लेकिन उनकी दुर्लभता और क्यूटनेस को महत्व देता है। आयरन ईटर्स धातुओं और खनिजों का सेवन करते हैं ताकि अपनी हार्डन स्किल को सक्रिय कर सकें। शियू ट्रेनिंग मेथड्स पर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करता है, हार्डन, इंटिमिडेट और संभवतः एक सेंसिंग या एजिलिटी स्किल के संयोजन की कल्पना करता है ताकि एक असाधारण आयरन ईटर बनाया जा सके। अपनी इनोवेटिव अप्रोच में आश्वस्त, शियू इसे हासिल करने के लिए दृढ़ है। हालांकि उसे पहले अपना ब्रीडर सर्टिफिकेट कमाना होगा इंटर्नशिप के अंत में। अपने भविष्य के आयरन ईटर के विचार से प्रेरित, शियू अपने अगले टास्क की ओर बढ़ता है, ग्रीन कॉटन वर्म्स के लिए ग्रोथ डेटा कलेक्ट करना। एक्सपेरिमेंटल एरिया 01 पहुंचकर टीम लीडर टास्क की सरलता समझाता है, लेकिन खराब प्रदर्शन के लिए 1000 वर्म्स से जुड़ी सजा की चेतावनी देता है। शियू इसे एक उत्कृष्ट लर्निंग अवसर के रूप में देखता है और ग्लास एनक्लोजर्स की ओर बढ़ता है जहां वर्म्स रखे गए हैं। ग्रीन कॉटन वर्म्स छोटे होते हैं, उंगली के आकार के और मुख्य रूप से फार्म्ड स्पीशीज होते हैं। उनके निम्न स्तर के बावजूद उनके पास कई इवोल्यूशनरी पाथ्स होते हैं। प्रत्येक वर्म चमकीले हरे रंग का होता है जिसमें पीले डेविल जैसे हॉर्न्स होते हैं। शियू उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन नर्वस वर्म्स अलार्म में चीखते हैं जैसे ही उसका हाथ पास आता है। एक बहादुर वर्म उसके उंगली पर चढ़ जाता है, लेकिन अन्य जल्दी से रिटेलिएट करते हैं, सिल्क स्प्रे करके जो शियू के चेहरे को कवर करता है और स्टिकी थ्रेड्स। शियू ग्रीन कॉटन वर्म्स को ऑब्जर्व करता है, महसूस करता है कि उनकी उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया से एक अलग अप्रोच की जरूरत है। जैसे ही एक बहादुर वर्म उसके उंगली पर चढ़ता है, वो गुस्से से घूरता है, इससे पहले कि एक हरा एक्सक्लेमेशन पॉइंट उसके सिर के ऊपर प्रकट होता है। शियू आश्चर्यचकित होता है ये पता लगाकर कि यहाँ तक कि ये छोटा जीव ग्रीन कॉटन वर्म किंग बनने की क्षमता रखता है। वर्म रुचि खो देता है और अपनी केज में वापस कूद जाता है, लेकिन कुछ पलों बाद स्किल्स हैंडबुक खुल जाती है जो उसे सूचित करती है कि एक नई स्किल सिल्क थ्रेड रिकॉर्ड की गई है। हैरान, शियू महसूस करता है कि ये बग टाइप स्किल क्रिएटिवली अप्लाई करने पर उपयोगी हो सकती है। इसके अलावा हैंडबुक खुलासा करती है कि सिल्क जैसी स्किल्स को दोहरावपात शिक्षा से सुधारा जा सकता है, जो शियू की जिज्ञासा को जगाती है संभावनाओं के बारे में। वापस अपने डॉम में शियू ब्रीडिंग बेस का अध्ययन करता है और सीखता है कि ये 51 पेट बीस्ट को होस्ट करता है, जिनमें से अधिकांश बेसिक लो लेवल स्किल्स रखते हैं। ये उसके असाधारण बीस्ट्स पालने के विजन से मेल नहीं खाते। वो मध्यम और उच्च स्तरीय स्किल्स को प्राथमिकता देने का फैसला करता है, खासतौर पर सेंसिंग और एजिलिटी क्षमताओं को, जबकि अपनी कॉपी करने की क्षमता की संभावित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए। उसकी रिसर्च डैंडेलियन क्लम्प को हाईलाइट करती है, जो एक प्लांट बेस्ड बीस्ट के रूप में प्रसिद्ध है, जो हीलिंग क्षमताओं से भरपूर होता है, जिसे रीडिंग बेसिस में मॉडल हीलर के रूप में जाना जाता है। ये उसका अगला टारगेट बन जाता है। दृढ़, शियू एक प्लान बनाता है डैंडेलियन क्लम्प को करीब से देखने का। वो इन्फर्मरी की ओर बढ़ता है, एक मोच वाली कलाई का बहाना बनाकर। पहुंचने पर एक काले बालों वाली डॉक्टर उसे ग्रीट करती है, अपना चश्मा ऊपर धकेलते हुए, और स्थिति को शांति से मूल्यांकन करती है। वो नए इंटर्न के रूप में पहचानती है। वो ऐसी हरकतों की आदी है, लेकिन उसे ह्यूमर करने का फैसला करती है। शियू अपना पार्ट कन्विंसिंगली प्ले करता है, पूछता है कि क्या उसकी इंजरी उसके काम करने की क्षमता को प्रभावित करेगी।
डॉक्टर उसे आश्वस्त करती है कि ये मामूली है और ट्रीटमेंट शुरू करती है। जो आगे होता है वो शियू को अमेज करता है। अपनी उंगलियों के एक सिंपल स्नैप से डॉक्टर डैंडेलियन क्लम्प को समन करती है। प्लांट जैसे क्रीचर जिसमें छोटी आंखें उसके कॉटनी बॉडी में एम्बेडेड हैं। प्रोसेस एफर्टलेस है, जिसमें कोई चैंटिंग या एक्स्ट्रा स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। डैंडेलियन क्लम्प शियू की ओर बढ़ता है। उसकी उपस्थिति शांत और मैजिकल है। ये उसकी कलाई को हील करना शुरू करता है और शियू महसूस करता है कि दर्द लगभग तुरंत गायब हो जाता है। वो कैजुअली रिमार्क करता है कि ये ज़्यादा दर्दनाक नहीं था, लेकिन अंदर से वो ट्रीटमेंट की स्पीड और प्रिसिजन से गहराई से इम्प्रेस्ड है। जैसे ही डैंडेलियन क्लम्प फिनिश करता है, स्किल्स हैंडबुक फिर से खुलती है। एक नोटिफिकेशन प्रकट होता है, हाई स्पीड हीलिंग रिकॉर्डेड। शिवू हैरान रह जाता है ये महसूस करके कि उसने एक मध्यम स्तर की वुड टाइप हीलिंग स्किल को कॉपी कर लिया है, जो रिकवरी को काफ़ी तेज करती है। शिवू कंफर्म करता है कि वो फैसिलिटी में पेट बीस्ट्स की स्किल्स को कॉपी कर सकता है और अपने प्रोग्रेस पर रिफ्लेक्ट करता है। इंटर्नशिप में 3 महीने बाकी होने के साथ वो जानता है कि उसके पास स्किल्स कलेक्ट करने के ढेर सारे अवसर हैं। अपनी कलाई हील होने के बाद डॉक्टर उसे ओवर रिएक्ट करने के लिए टीज करती है और यहां तक कि सफेद डैंडेलियन प्लांट कम्युनिकेट करता है कि उसकी इंजरी मामूली थी। अपराध बोध महसूस करते हुए शिवू वादा करता है कि वो ज्यादा सावधान रहेगा और फैसला करता है कि बाद में स्नैक्स लेकर लौटेगा डॉक्टर और उसके प्लांट बीस्ट दोनों के लिए थैंक यू गिफ्ट के रूप में। वो रैशनलाइज करता है कि यहाँ तक कि छोटी इंजरीज को पेट बीस्ट द्वारा ट्रीट करने से उनकी स्किल मास्टरी को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है, जिससे उसका एक्सपेरिमेंट वर्थवाइल बनता है। वापस अपने डॉम में शिवू महसूस करता है कि बार बार स्किल्स टीच करने से उसके पेट बीस्ट की मास्टरी को एनहांस किया जा सकता है। ये डिस्कवरी एक गेम चेंजर जैसी लगती है, जो संभावित रूप से उनकी ट्रेनिंग को एक्सेलरेट कर सकती है। वो दिन की घटनाओं पर रिफ्लेक्ट करता है, हैरान कि इतने कम समय में उसने कितना कुछ सीखा है। याद करते हुए कि डॉक्टर एक इंटर्न टेमर है, शिवू टेमर्स एसोसिएशन की यूनिफाइड एग्जामिनेशन के बारे में सोचता है और सोचता है कि उसे ऑफिशियल टेमर बनने में कितना समय लगेगा। इन विचारों के साथ वो सो जाता है। अगले 3 महीनों में शिवू हाई पोटेंशियल स्किल्स कलेक्ट करने पर फोकस करता है, लो लेवल वाले से बचते हुए। वो सुपर साइट जुड़ता है, एक विंड टाइप स्किल हाई लेवल बर्ड बीस्ट से, जो आंखों की दृष्टि को एनहांस करती है, और एब्सोल्यूट स्लंबर, एक रिकवरी स्किल एक ब्रीडर ट्रांसेंडेंट पेट बीस्ट से। ये बाद वाली डीप स्लीप के माध्यम से तेज रिकवरी की अनुमति देती है और हाई स्पीड हीलिंग के साथ अच्छी तरह पैर होती है। उसके बीस्ट के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस बचाती है। शिवू जोक्स करता है कि उसके आयरन ईटर को उसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को समझना होगा। हालांकि शिवू अपनी स्किल्स हैंडबुक की एक लिमिट डिस्कवर करता है, ये केवल 5 स्किल स्टोर कर सकती है। फ्रस्ट्रेटेड लेकिन दृढ़, वो हैंडबुक की कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के तरीकों पर ब्रेनस्टॉर्म करता है, थ्योराइजिंग करता है कि अपनी टेमिंग टैलेंट को इंप्रूव करने से ये फीचर अनलॉक हो सकता है। वो ये भी सीखता है कि मेडिटेशन के माध्यम से अपनी टेमिंग डायमेंशन को स्ट्रेंथन करने का महत्व, जो उसकी कैपेसिटी को एनहांस करता है हाई लेवल बीस्ट्स को हैंडल करने के लिए, उनकी ग्रोथ को स्पीड अप करता है और उसकी टेमिंग टैलेंट्स को एम्पलीफाई करता है। शिवू 1 साल के अंदर प्रोफेशनल टेमर बनने का गोल सेट करता है। अपनी ग्लेशियर सिटी ब्रीडिंग बेस इंटर्न ब्रीडर सर्टिफिकेट हाथ में लेकर शिवू अपनी जर्नी के अगले फेज के लिए तैयार होता है। वो आयरन बैम्बू ब्रीडिंग बेस की ओर बढ़ता है, जो आयरन ईटर से मिलने के लिए जो उसने 3 महीने पहले खरीदा था। जैसे ही वो बेस के पास पहुंचता है, शिवू अपने होम टाउन ग्लेशियर सिटी पर रिफ्लेक्ट करता है, जो पिंकिंग डिस्ट्रिक्ट में एक सेकेंड टियर सिटी है, जो अपनी स्पेशलिटी बीस्ट आयरन ईटर के लिए जाना जाता है। आयरन बैम्बू बेस के एंट्रेंस पर खड़े होकर शिवू सीढ़ियों को ऊपर देखता है दृढ़ता से। शिवू सीढ़ियों के टॉप पर पहुंचता है, अपने माथे से पसीना पहुंचते हुए। जगह डेजर्टेड लगती है। जैसे ही वो सांस पकड़ता है, एक जोरदार दहाड़ उसे चौंका देती है। ऊपर देखते हुए वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि एक एनॉर्मस आयरन ईटर उसे घूर रहा है। कंफ्यूज्ड वो पीछे लड़खड़ाता है, केवल ये महसूस करने के लिए कि ये एक मास्कट है। अंदर का व्यक्ति लिन जू है, जो आयरन बैम्बू बेस का एम्प्लॉय है, जिसमें आयरन बैम्बू स्टाफ लिखा है कॉस्ट्यूम पर। शिवू अविश्वास और मनोरंजन दोनों महसूस करता है, ऐसे भारी कॉस्ट्यूम पहने किसी को देखकर इस गर्मी में। खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए वो लिन से पूछता है कि क्या ये अनकंफर्टेबल है। लिन समझाती है कि मास्कट उसे आयरन ईटर से बेहतर कनेक्ट करने में मदद करता है, जो ब्रीडर्स के लिए क्रूशियल है। शिवू अग्री करता है, उसकी लॉजिक को अप्रिशिएट करते हुए। उसके आवाज और मैनरिज्म से महसूस करके कि वो एक लड़की है, शिवू हम्बली एडमिट करता है कि वो अभी भी सीख रहा है, जबकि लिन मामूली से उसे आश्वस्त करती है कि कोई भी एफर्ट से उसका जॉब कर सकता है। कॉन्वर्सेशन शिफ्ट होती है जब लिन उत्साह से आयरन ईटर कॉस्ट्यूम्स पिच करती है, 2 के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हुए। उम्मीद करते हुए कि आयरन ईटर पर डिस्काउंट मिले, शिवू रिलक्टेंटली अग्री करता है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस करते हुए, लेकिन उसके पीछे इनसाइट फॉलो करता है।
लिन मस्कट रिमूव करती है, एक लंबी लड़की को रिवील करते हुए जिसमें लंबे काले बाल और स्ट्राइकिंग येलो आंखें हैं, ग्रीन पांडा स्वेटर और शॉर्ट्स पहने हुए। शिव साइलेंटली होप करता है कि वो उसे स्वेटर नहीं बेचने की कोशिश करेगी। रिसेप्शन डेस्क पर लिन शिव के पेपरवर्क को कंफर्म करती है और वो अपना आयरन ईटर कलेक्ट कर सकता है। एक्साइटमेंट बिल्ड होती है, लेकिन लिन एक्सप्लेन करती है कि केवल एक आयरन ईटर बचा है क्योंकि शिव लेट पहुंचा। बचा हुआ वाला हेल्थ और पर्सनैलिटी इश्यूज वाला है, संभवतः यही कारण है कि इसे पहले नहीं चुना गया। शिव अपनी सिचुएशन को पोकेमॉन से ऐश केचम से कंपेयर करता है, महसूस करता है कि यह उसका वर्जन है पिकाचू के साथ छोड़ दिए जाने का। डिस्करेज ना होने का डिटरमाइन करते हुए शिव लिन के पीछे फॉलो करता है, आयरन ईटर्स के पीसफुल एनवायरनमेंट से गुजरते हुए। एरिया सीरीन है, जिसमें पेड़, एक फॉरेस्ट और एक वॉकवे ऊपर से फ्लोइंग रिवर के। लिन एक्सप्लेन करती है कि हॉट सीजन के दौरान आयरन ईटर स्पेशली लेजी होते हैं, बड़े वाले ज्यादा डोसाइल और छोटे वाले एक्टिव रहते हैं। वे आखिरकार लास्ट आयरन ईटर तक पहुंचते हैं, जो उन्हें एनॉयड फ्राउन से ग्रीट करता है। जैसे ही शिव इसे ऑब्जर्व करता है, आयरन ईटर अचानक पास के पेड़ में रैम करता है, सरप्राइजिंग फोर्स से। शिव सोचता है कि ये आयरन ईटर क्लियरली स्मार्टेस्ट नहीं है, लेकिन वो अपने नए कंपेनियन का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए डिटरमाइंड है। लिन एक्सप्लेन करती है कि कब का जन्म कॉम्प्लिकेशन से हुआ था, जिससे ये दूसरों से कमजोर है। जबकि मैक्सिमम आयरन ईटर्स 1 साल की उम्र तक हार्डन स्किल सीख लेते हैं, ये कब अभी तक इसे मास्टर नहीं कर पाया है, जिसे कई टैलेंट की कमी के रूप में देखते हैं। लिन बताती है कि इससे इसकी यूनिक पर्सनालिटी शेप हुई है। टिपिकली जेंटल आयरन ईटर्स के विपरीत ये कब रेगुलरली पेड़ों में रैम करता है, खुद को ट्रेनिंग देते हुए हार्डन सीखने और स्ट्रॉन्गर होने के लिए। लिन कब के डिसिप्लिन को हाईलाइट करती है, नोटिंग कि उसका हार्डवर्क टैलेंट की कमी को कॉम्पनसेट करता है। वो एम्फसाइज करती है कि आयरन ईटर्स में ऐसी डिटर्मिनेशन कितनी रेयर है। शिव अग्री करता है, एक्नॉलेजिंग कि वाइल कब में टैलेंट की कमी हो सकती है, उसकी परसिवियरेंस इंस्पायरिंग है। लिन उसे अश्योर करती है कि कब को टेमिंग डायमेंशन में लेज करने से उसे अपने स्किल्स तेजी से डेवलप करने में मदद मिलेगी। वो ये भी मेंशन करती है कि कब की रिगरस ट्रेनिंग उसे अनयूजुअली बड़ा एपेटाइट देती है। एक्साइटेड, शिव कब को लेने का फैसला करता है। आयरन ईटर्स के बारे में उसकी एक चिंता उनकी लेजीनेस थी, लेकिन ये डिलीजेंट कब उस इश्यू को रिजॉल्व करता है। लिन डबल चेक करती है कि क्या वो श्योर हैं, क्योंकि मैक्सिमम टेमर्स टैलेंटेड बीस्ट प्रेफर करते हैं। शिव कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है कि वो हार्डवर्क को वैल्यू करता है और इस कब से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है। लिन स्माइल करती है, उसके रिजॉल्व से रियश्योर्ड। जब शिव डिस्काउंट मांगता है, लिन अपोलोजाइज करती है, एक्सप्लेनिंग कि आयरन ईटर्स की कॉस्ट्यूम पर डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि वो डिस्काउंट्स पर ही चलती है, इवन उसके बॉस के लिए। इससे डिसअपॉइंटेड शिव कॉस्ट्यूम के पेमेंट के साथ आगे बढ़ता है और इनसाइड लिन को फॉलो करता है अपना आयरन ईटर कलेक्ट करने के लिए। जैसे ही वो एंट्री पॉइंट पर पहुंचता है, लिन उसकी प्राइस कंफर्म करती है और उसे 61,50,000 यॉन कोट करती है। शिव शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि 500 मिलियन पूरा किए जाने पर उसके पास कुछ पैसे बचने थे। लिन कॉशियसली एक्सप्लेन करती है कि आयरन ईटर अकेला नहीं है, बल्कि आयरन बैम्बू बेस के शो अराइवल हो जाने पर उसके साथ उसका कॉस्ट्यूम कंपोनेंट भी है, जिसके कॉस्ट्यूम के बिना वो जीवित नहीं रह पाएगा। शिव ने जानना चाहा कि ये क्या था जिसकी कीमत इतनी थी। लिन एक्सप्लेन करती है कि ये एक आयरन बैम्बू बेस में बना यूनिक कंपोनेंट होता है, जो आयरन ईटर्स के फिलिबेनाइन मेटल एलिमेंट। आयरन ईटर्स को समान रूप से व्यवहार किया जाता है, हालांकि एक विशेष मामला है, इसलिए वह 1 महीने की आयरन बैम्बू की सप्लाई ऑफर करती है। आभारी शिव खुशी से स्वीकार करता है। लिन नामक क्यूब नाम के 11 के पास जाती है और उसे धीरे से पैट करती है, उसे टेलीपैथी के माध्यम से सूचित करती है कि उसे एक टेमर द्वारा चुना गया है। शिव 11 के विचार सुनता है। क्यूब शुरू में प्रतिरोध करता है, घोषणा करता है कि आयरन ईटर्स गुलाम नहीं है और वह खुद मजबूत हो सकता है। लिन शांतिपूर्वक विद्रोही 11 को उठाती है, उसे चेतावनी देती है कि भागने का मतलब कोई भोजन नहीं। वह समझाती है कि टेमर होने से उसे हार्डन सीखने में तेजी से मदद मिलेगी और बेहतर जीवन प्रदान करेगा। यह सुनकर एल शिव की ओर देखता है और अनिच्छा से भोजन और आरामदायक बिस्तर के बारे में सोचता है। शिव हंसता है, क्यूब को आश्वासन देता है कि वह उन्हें प्रदान करेगा जब तक वह उन्हें वहन कर सकता है। लैन अनिच्छा से सहमत होता है, जोर देकर कहता है कि वह गुलाम नहीं है, लेकिन भोजन और बिस्तर स्वीकार करेगा। लिन उसके जिद्दीपन पर मुस्कुराती है, विश्वास करती है कि 11 उचित देखभाल के साथ फलेगा फूलेगा। शिव पूछता है कि क्या वह अनुबंध कर सकते हैं। लिन सहमत होती है, तैयार होते हुए खड़ी रहती है। एक दूसरे का सामना करते हुए शिव और 11 अपना बंधन बनाते हैं। अनुबंध पूरा होने पर एल को शिव के टेमिंग डायमेंशन में ले जाया जाता है। लिन चुपचाप देखती है, 11 की असाधारण दृढ़ता पर विचार करती है। वह दोनों को बेहतर भाग्य की कामना करती है। शिव प्रक्रिया की थकान महसूस करता है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि एक गर्म हरी आभा उसे घेर लेती है, जिससे वह फिर से ऊर्जावान महसूस करता है। लिन उसे उसके पहले पेट बीस्ट के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध करने पर बधाई देती है और सलाह देती है कि 11 को टेमिंग डायमेंशन से परिचित होने दें।
वह उसे चेतावनी देती है कि 11 को बहुत बार समन और वापस न करें क्योंकि इससे तनाव हो सकता है। वह शिव को आश्वासन देती है कि अगर एल टेमिंग डायमेंशन में अच्छी तरह से समायोजित होता है तो वह 1 सप्ताह के भीतर हार्डन सीख सकेगा। स्किल्स हैंडबुक अचानक शिव के सामने खुल जाती है। उसे सूचित करती है कि एक नया बीस्ट अनुबंध पता चला है, उसके टेमिंग पॉइंट्स बढ़ गए हैं और नए रिकॉर्डेबल स्किल्स अनलॉक हो गए हैं। शिव जल्दी महसूस करता है कि पहले महसूस की गई ऊर्जा उसके नए पेट बीस्ट 11 से आई होगी। यह उसे एहसास होता है कि यही ऊर्जा संभवतः लिन को पहले 11 पर काबू पाने में मदद की थी, आयरन ईटर की प्राकृतिक जिद्दीपन के बावजूद। विचारों में खोए शिव सभी नए विकासों को प्रशंसादित करता है। लिन नोटिस करती है और पूछती है कि क्या कुछ गलत है। इससे बाहर निकलते हुए शिव समझाता है कि वह महसूस करता है कि उसका शरीर गुणवत्ता में सुधार हुआ है और वह अभी भी इसके अनुकूल हो रहा है। लिन पुष्टि करती है कि यह पहली बार के टेमर्स के लिए सामान्य है और उसे आश्वासन देती है कि वह समय के साथ अभ्यस्त हो जाएगा। अभी के लिए वह उसे सलाह देती है कि कागजी कार्रवाई को सेटल करने पर ध्यान केंद्रित करे। लिन उसे एक नोटपैड देती है और पूछती है कि उसका पता भरे ताकि वह जान सकें कि आयरन बैम्बू कहाँ भेजना है। वह समझाती है कि बैम्बू ताज़ा होना चाहिए और बड़ी मात्रा में जमाखोरी की सिफारिश नहीं की जाती है। एक बार मुफ्त सप्लाई खत्म हो जाने पर शिव अधिक खरीद सकता है, लेकिन उसे इसके लिए भुगतान करना होगा। शिव सभी शर्तों से बिना हिचकिचाहट के सहमत हो जाता है। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद शिव शर्मीले ढंग से एक और एहसान मांगता है। लिन हैरान होती है, सोचती है कि वह पहले ही उसे सब कुछ बता चुकी है जो उसे जानने की ज़रूरत है। शिव समझाता है कि वह सुविधा का दौरा करना चाहेगा ताकि आयरन ईटर्स के प्राकृतिक वातावरण को बेहतर समझ सके। विश्वास करता है कि यह ज्ञान उसे 11 की बेहतर देखभाल करने में मदद करेगा। अपनी मुट्ठियां दृढ़ता के साथ पंप करते हुए वह जोर देता है कि वह एक अच्छा टेमर बनने के बारे में कितना गंभीर है। लिन उसे सुविधा का अन्वेषण करने की अनुमति देती है और उसे आश्वासन देती है कि वह 11 को कभी भी खेलने के लिए ला सकता है। हालांकि वह उसे एक बार फिर याद दिलाती है कि कोई और मुफ्त भोजन नहीं होगा। शिव, जो हमेशा की तरह अवसरवादी है, मुस्कुराते हुए सहमत होता है। हालांकि उसका शरारती इरादा स्पष्ट है। अपने स्किल्स हैंडबुक में एक नया स्किल स्लॉट अनलॉक होने के साथ वह अवसर का उपयोग अन्य आयरन ईटर्स को छूने और उनकी स्किल्स कॉपी करने की योजना बनाता है। सुविधा का 2 घंटे दौरा करने के बाद शिव आयरन ईटर्स की स्किल्स कॉपी करने में सफल होता है। जैसा अपेक्षित था, उन सभी के पास स्किल हार्डन है, एक कम स्तरीय मेटल टाइप क्षमता जो उनके शरीरों को एक अदृश्य कवच की परत से कठोर बनाती है। यह कवच रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शिव विश्वास करता है कि अगर 11 को खुद हार्डन सीखने में परेशानी होती है तो वह अपनी टेमिंग टैलेंट का उपयोग करके इसे सीधे सिखा सकता है। शिव अंततः उस घर पर पहुंचता है जहां वह रहने वाला है। हालांकि यह पुराना है, इसमें एक विस्तृत खुला क्षेत्र है जिसमें कोने में एक पेड़ है जो 11 के ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है। वह अपने आयरन हीटर को समन करता है, उसे घर साफ करने में मदद करने को कहता है। एल बिना हिचकिचाहट के चलता है और अपना चेहरा शिव की बाहों से सटा देता है, उसे पकड़ने देता है। अपने पेट बीस्ट की शायर प्यारेली से अभिभूत शिव डिसाइड करता है कि इतनी प्यारी प्राणी को सफाई जैसे सांसारिक कार्य नहीं करने चाहिए। शिव सफाई के बारे में पूरी तरह भूल जाता है। टेलीपैथी का उपयोग करके वह अपनी स्किल सिखाने की इच्छा व्यक्त करता है। वह लिन उसे थोड़ा परेशानी से देखता है, लेकिन जल्दी प्रतिक्रिया देता है अपनी मुट्ठी बांधकर। उसके पंजे के चारों ओर एक पतली नीली फिल्म बनने लगती है। शिव इस बार परेशान होता है। वह 11 से पूछता है कि पहले का मुंह हार्डन था। 11 अपने तरीके से समझाता है कि उसने बस एक झपकी ली और जागने पर स्किल प्राप्त कर ली। शिव उसे घूरता है, फिर गर्व से मुस्कुराता है। वह 11 के सिर पर थपक देता है जैसे एक गर्वित माता पिता टेमिंग डायमेंशन के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखकर उत्साहित है। उसे बताया गया था कि 11 को हार्डन सीखने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन केवल 2 घंटे हुए हैं। सफलता के बावजूद शिव हाथ में कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। घर की सफाई। वह 11 से घर को साफ सुथरा करने में मदद करने को कहता है, लेकिन 11 हिचकिचाता है क्योंकि हर कोई जानता है कि आयरन ईटर स्वाभाविक रूप से आलसी होते हैं और सफाई ट्रेनिंग के रूप में नहीं गिनी जाती है। शिव खुद 11 की स्किल्स टेस्ट करने में अधिक रुचि रखता है, न कि घर को रहने लायक बनाने में। शिव 11 को हार्डन फिर से सिखाने का निर्णय लेता है ताकि उसके स्किल लेवल को सुधार सके। प्राप्त आयरन ईटर हैंडबुक के अनुसार एक स्किल के 4 स्तर होते हैं: बिगिनर, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफिशिएंट एंड परफेक्ट, एक अतिरिक्त दुर्लभ स्तर जिसे फ्लॉलेस कहा जाता है। चूंकि 11 ने अभी स्किल सीखी है, यह वर्तमान में बिगिनर लेवल पर है। बिगिनर से प्रोफिशिएंट तक आगे बढ़ने में सामान्यतः लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग लगती है। हालांकि स्किल्स हैंडबुक आपको स्किल्स को रीटच करने की अनुमति देती है ताकि इस प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
वह स्किल्स बेहतर करने के बाद स्किल्स भराने की बात में अपनी सारी ऊर्जा को नहीं देना चाहता है। उसकी तार्किक प्रकृति उसे इस विधि के स्टैमिना और प्रभावशीलता पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। कुछ विचार के बाद वह शुरू करने का फैसला करता है, अपनी हैंडबुक से एक आसान स्किल सिखाकर, सिल्क। हालांकि 11 में बग टाइप स्किल्स के लिए कोई अफिनिटी नहीं है, जो इसे सीखना असंभव बनाता है। शिव इस स्किल के साथ प्रयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आगे कैसे बढ़ें, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करता है। जैसे कि उसकी अनकही प्रार्थना का जवाब देते हुए पास से एक सरसराहट की आवाज आती है। शिव मुड़ता है और देखता है कि एक हरा कॉटन वर्म उसके यार्ड में एक पेड़ पर शांतिपूर्वक बैठा है। परफेक्ट। वर्म चीखता है जब शिव कमांड देता है कि लैन इसे बिना चोट पहुंचाए पकड़ ले। यह पहली लड़ाई है जिसमें शिव अपने पेट बीस्ट को भेज रहा है, इसलिए वह सतर्क रहता है, लेकिन 11 आत्मविश्वास से भरा हुआ एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाता है। वह पेड़ की ओर जिगजैग मोशन में दौड़ता है, तेजी से चढ़ता है और उस शाखा पर कूदता है जहां हरा कॉटन वर्म बैठा है। एक पल भी बर्बाद किए बिना एल शाखा को काटता है, उसे जमीन की ओर गिराता है। शाखा के जमीन पर गिरने से पहले 11 सुंदरता से उतरता है और अपने पंजे में वर्म को पकड़ लेता है। अब हरा वर्म आंसू भरी आंखों से शिव की ओर देखता है, जो 11 की फ्लॉलेस कैप्चर के लिए प्रशंसा करता है। दोनों शिव और 11 वर्म के ऊपर खड़े हैं, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। वर्म हालांकि इस बात से अनजान है कि उसे किस तरह के एडवेंचर में खींच लिया गया है। छोटे लेकिन शक्तिशाली आयरन ईटर से डरकर जो उसे पकड़ा है, हरा कॉटन वर्म कांपता है। 11 बिना प्रभावित हुए वर्म को लापरवाही से जमीन पर फेंक देता है। गरीब वर्म सपाट गिरता है। दो भयंकर प्राणियों की डरावनी उपस्थिति महसूस करता है जो उसके ऊपर खड़े हैं। शिव वर्म को देखते हुए कुछ दिलचस्प नोटिस करता है। उसके शरीर पर एक एकल निशान इंगित करता है कि स्किल सिल्क केवल एक बार सीखी गई है। यह शिव को उत्साहित करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वर्म में स्किल सुधार के लिए बहुत संभावना है। वर्म को ध्यान से देखते हुए शिव आधे मजाक में पूछता है कि क्या ये कहीं जाने की योजना बना रहा है। हालांकि वर्म के पास भागने के लिए कहीं नहीं है। सौदे को सील करने के लिए शिव जमीन पर घुटनों के बल बैठता है और वर्म को धीरे से फिर से उठाता है, सुनिश्चित करता है कि ये भाग न सके। इस छोटे हरे कॉटन वर्म के लिए एडवेंचर अभी शुरू हो रहा है। शिव जमीन पर पड़े हरे कॉटन वर्म को देखता है, अपने 3 महीनों के इंटर्नशिप पर विचार करता है, जहां वो उन्हें रोजाना संभालता था। अभ्यस्त आसानी से वो अपनी बाहों से उलझे सिल्क को हटाता है, एक कार्य जो अब उसके लिए दूसरी प्रकृति बन चुका है। वर्म शिव की स्किल और शांति पर आश्चर्य से घूरता है। करीब जाकर शिव टेलीपैथी का उपयोग करके इसे धमकी देता है, चेतावनी देता है कि अगर ये सहयोग नहीं करेगा तो इसे 11 को खिला दिया जाएगा। पास में 11 भोजन के विचार पर लार टपटाता है। उसकी अवसरवादी प्रकृति उसके टेमर की तरह है। अपने टेस्ट सब्जेक्ट को सुरक्षित करके शिव अपनी टीचिंग स्किल के साथ प्रयोग करने के लिए तैयार है। वर्म के सिर के ऊपर एक विस्मयादी बोधक चिन्ह दिखाई देता है, जो इंगित करता है कि स्किल सिल्क टीचेबल है। जैसे ही वो वर्म को अपनी हथेली में रखता है और प्रक्रिया के लिए तैयार होता है, स्किल्स हैंडबुक दिखाई देती है और उसके हाथ के चारों ओर प्रकाश इकट्ठा होने लगता है। वर्म में प्रक्रिया शुरू होने पर वर्म आश्चर्य से जम जाता है, जबकि शिव थकान से अभिभूत होता है। भूख, नींद और थकान एक साथ उस पर हावी हो जाती हैं। इसके बावजूद वो केंद्रित रहता है। वर्म की पीठ पर दूसरी पट्टी दिखाई देने पर नोटिस करता है। मिशन सफल। वर्म को सिंक स्किल से जुड़ी यादों की बाढ़ का अनुभव होता है, जो उसकी शुरुआती भ्रम की व्याख्या कर सकती है। जब प्रक्रिया समाप्त होती है तो वर्म मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी दिखाई देता है। ये शिव के हाथ से कूदता है और अप्रत्याशित रूप से अपग्रेडेड सिल्क थ्रेड से उसके हाथों को मिड एयर में बांध देता है। हैरान होने के बजाय शिव गर्व महसूस करता है। सिल्क की गुणवत्ता प्रभावशाली है और हालांकि ये अभी भी उसकी क्षमताओं से मेल नहीं खाती, वो वर्म के प्रयास की सराहना करता है। वर्म हार मानकर शिव के सामने समर्पण कर देता है। शिव नोटिस करता है कि वर्म की सिल्क स्किल बिगिनर से एक्सपीरियंस लेवल पर अपग्रेड हो गई है। वो नोट करता है कि जो सिल्क ये पैदा करता है वो ब्रीडिंग बेस पर सर्वश्रेष्ठ हरे कॉटन वर्म से उच्च गुणवत्ता वाले थ्रेड से मेल खाता है। हालांकि अपग्रेड के बावजूद वर्म का आकार नहीं बढ़ा है। वो सोचता है कि क्या लेवल बढ़ोतरी वर्म की खुद की स्किल समझ के कारण हुई या उसकी टीचिंग पावर ने भूमिका निभाई। विवाह कोई भी हो, प्रयोग सफल है। थका हुआ लेकिन संतुष्ट शिव एक और स्किल सिखाने पर विचार करता है। स्किल्स हैंडबुक खोलकर वो टीचिंग फीचर को 8 घंटों के लिए लॉक पाता है। शिव महसूस करता है कि कूल डाउन संभवतः स्टैमिना खपत के कारण है, एक सुरक्षात्मक तंत्र जो बर्नआउट को रोकता है। आराम करने का फैसला करके वो नोट करता है कि लो लेवल स्किल्स के लिए कूल डाउन 8 घंटे हैं और वो डरता है कि हाई लेवल स्किल्स को अनलॉक होने में कितना समय लगेगा। अभी के लिए वो हरे कॉटन वर्म को एक पेड़ पर छोटे पिंजरे में रखता है। नोट करता है कि उसका नया गोल्डन हाउस उसके अपग्रेडेड स्टेटस से मेल खाता है। जैसे ही वो आराम करता है, शिव अपनी रिकवरी टाइम को छोटा करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर देता है।
अगर पेट बीस्ट्स के पास ट्रेनिंग में मदद करने वाले सप्लीमेंट्स हैं तो निश्चित रूप से टेमर्स भी उनसे लाभ उठा सकते हैं। शिव 11 से कहता है कि वो डिनर के लिए बैम्बू शूट्स विद स्लाइस्ड पोर्क और राइस तैयार करेगा। जैसा अपेक्षित था, 11 भोजन का जिक्र होने पर लार टपकाने लगता है। शिव उसे आराम करने के लिए कहता है और वादा करता है कि डिनर तैयार होने पर बुलाएगा। हालांकि एल सुझाव से चिढ़कर मना कर देता है। ट्रेनिंग करने के लिए दृढ़ संकल्पित 11 स्किल्स के मामले में पीछे महसूस करता है और तुरंत शुरू करने पर जोर देता है। शिव महसूस करता है कि जैसा लिन ने कहा, 11 एक सामान्य आयरन ईटर नहीं है। वो सोचता है कि क्या 11 ट्रेनिंग किए बिना भोजन के अयोग्य महसूस करता है। 11 को आराम करने के लिए एक और प्रयास के बाद शिव अनिच्छा से उसे बाहर प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है। एल का मूड तुरंत उज्ज्वल हो जाता है। बाहर एक बार शिव नोटिस करता है कि उचित ट्रेनिंग के लिए कोई उपकरण नहीं है। 11 घर की दीवारों को संभावित टारगेट के रूप में इंगित करता है, लेकिन शिव उसे रोकता है, अपनी दीवारों के नष्ट होने के विचार से भयभीत। इसके बजाय वो सुझाव देता है कि हार्डन स्किल को विशिष्ट बॉडी पार्ट्स पर छोटे बर्स्ट्स में प्रैक्टिस करें। 11 को आश्वासन देता है कि अधिक एडवांस टेक्निक्स बाद में आ सकती हैं। 11 सहमत होता है और एक संभावित विपत्ति टल जाती है। शिव राहत की सांस लेता है और ट्रेनिंग उपकरण को अपनी बढ़ती खरीदारी सूची में जोड़ता है। उसकी तत्काल वित्तीय ज़रूरतें उस पर हावी हो जाती हैं, जिससे वो पैसे कमाने के तरीकों पर ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए प्रेरित होता है। वो हरे कॉटन वर्म को पालने पर ध्यान केंद्रित करता है, उम्मीद करता है कि एक बार उसकी सिल्क स्किल परफेक्ट मास्टरी तक पहुंच जाएगी तो ये उच्च गुणवत्ता वाला सिल्क पैदा करेगा जिसे बेचा जा सकता है। अभी के लिए वर्म लो मेंटेनेंस है, केवल साधारण पत्तियां खाता है, लेकिन शिव इसे भविष्य के आय स्रोत के रूप में देखता है। डिनर के बाद शिव 11 की जांच करता है और आयरन ईटर को पहले से ही उसके बिस्तर पर सोता हुआ पाता है। भोजन से पहले और बाद में ट्रेनिंग की आवश्यकता का 11 का विश्वास शिव को छू जाता है। वो सोचता है कि क्या 11 की दृढ़ता त्याग के डर से उपजी है। उसे आश्वस्त करने के लिए शिव धीरे से प्रतिज्ञा करता है कि वो कभी उसे नहीं छोड़ेगा। बाद में जैसे शिव अपने बिस्तर पर लेटता है, वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन वित्तीय चिंताएं उसे जगाए रखती हैं। वो ये भी सोचता है कि उसके पास फ़ोन या कंप्यूटर क्यों नहीं है, लेकिन पैंडा को तकिए के रूप में उपयोग करने की उसकी जिज्ञासा प्राथमिकता ले लेती है। इन चिंताओं को कल के लिए छोड़ने का फैसला करके वो अंततः सो जाता है। अगली सुबह शांतिपूर्ण है। हरा कॉटन वर्म खुशी से अपनी सिल्क स्किल का उपयोग करके ब्रेकफास्ट के लिए पत्तियां इकट्ठा करता है। अचानक एक तेज आवाज शांति को तोड़ देती है। शिव बाहर निकलता है। घर से उत्साहपूर्वक बाहर निकलता है, घोषणा करता है कि वो पूरी तरह ठीक हो गया है। वो स्किल्स हैंडबुक खोलता है और पुष्टि करता है कि कूल डाउन गुजर चुका है, जिससे वो फिर से स्किल्स सिखा सकता है। ऊर्जावान महसूस करते हुए वो घोषणा करता है कि दिन की शुरुआत शानदार हो रही है। उसकी योजना एलाइन को हार्डन स्किल फिर से सिखाने की है ताकि उसकी मास्टरी सुधरे, लेकिन पहले उसे सप्लीमेंट्स खरीदने की जरूरत है। जाने से पहले वो अपने दोनों पेट बीस्ट्स की जांच करता है। एलाइन को आराम जारी रखने के लिए कहता है। वो वादा करता है कि शॉपिंग ट्रिप के बाद उसे बाहर निकालेगा। शिव हरे कॉटन वर्म को अभिवादन करता है जैसे वो घर से निकलता है। ये देखकर हैरान होता है कि वो खुद के लिए पत्तियां इकट्ठा कर रहा है। वर्म लापरवाही से चबाता रहता है, पूरी तरह से बेफिक्र। शिव उसके आहार पर विचार करता है, महसूस करता है कि वर्म ब्रीडिंग बेस पर पाए जाने वाले पौष्टिक पौधे के बजाय एक उपेक्षक पूर्ण पेड़ की पत्तियां खा रहा है। वो उसके आहार को सुधारने का संकल्प लेता है, वापसी के रास्ते में बेहतर पत्तियां इकट्ठा करके, ताकि वर्म स्वस्थ और उत्पादक बना रहे। जैसे शिव व्यस्त सड़कों से गुजरता है, वो नोटिस करता है कि टेमर बनने के बाद उसका जीवन कितना बदल गया है। एक स्टॉप लाइट पर उसका ध्यान एक 2 पहिया कैरेज पर जाता है जो ब्लू डॉग्स द्वारा खींची जा रही है। ड्राइवर हरी मोहॉक स्पोर्टिंग करते हुए कुत्तों को कुशलता से नियंत्रित करता है। शिव कुत्तों के लिए थोड़ी दया महसूस करता है कि बीस्ट्स का उपयोग केवल लड़ाई के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी किया जाता है। उसके विचार एक महिला द्वारा उसके जेमस्टोन कैट्स पर चिल्लाने से बाधित होते हैं। एक शानदार भूरे और सफेद बिल्ली जो जेमस्टोन्स और गोल्ड बैंगल से सजी हुई है। कैट सड़क पर चलती है, शिव के सामान से कहीं अधिक महंगी। जैसे महिला उसका पीछा करती है, शिव सोचता है कि कौन किसे घुमा रहा है, महिला या कैट। वो याद करता है कि जेमस्टोन कैट्स को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर एक टेमर की जरूरत होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं लगता। शिव याद करता है कि कैट की ऑप्टिकल स्किल्स कैट्स आई जेमस्टोन के साथ जुड़ी जाने पर विकसित होती हैं, जो उन्हें अत्यधिक मूल्यवान बनाती हैं। जेमस्टोन्स खुद और भी महंगे हैं। जैसे वो चलना जारी रखता है, शिव विचार करना शुरू करता है कि जेमस्टोन कैट्स भविष्य में एक और संभावित पैसा कमाने का अवसर हो सकती हैं। वो अंततः 100 हर्ब्स हॉल पहुंचता है, जहां कर्ली हरे बालों और चश्मे वाली क्लर्क उसे अभिवादन करती है। शिव सिल्क बेचने के बारे में पूछता है और क्लर्क समझाती है कि केवल उच्च ग्रेड सिल्क ही खरीदते हैं, जो विशिष्ट आहार पर पाले गए हरे कॉटन वर्म्स द्वारा उत्पादित होता है।
क्लर्क उसे सिल्क आवश्यकता और मूल्य निर्धारण का रूपरेखा वाला गाइड देती है। संभावित मुनाफे से उत्साहित शिव गणना करता है कि उच्च गुणवत्ता वाले सिल्क बेचकर वो कितना पैसा कमा सकता है। तंग वित्त और मासिक लोन चुकौती उसके बजट को खींच रही है। शिव जानता है कि उसके पास लगभग 1 साल है इससे पहले कि उसकी विरासत और वित्तीय सहायता खत्म हो जाए। अगर वो टेमर के रूप में सफल नहीं होता तो उसे ब्रीडिंग बेस पर नियमित नौकरी लेनी पड़ सकती है और एलायन को छोड़ना पड़ सकता है। अपनी योजना पर फिर से फोकस करते हुए शिव फैसला करता है कि हर एक कॉटन वर्म की सिल्क स्किल को परफेक्ट मास्टरी तक सुधारना उसके सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च गुणवत्ता वाले सिल्क बेचना उसे जरूरी स्थिर आय प्रदान कर सकता है। क्लर्क शिव को गहन विचार में देखकर पूछती है कि क्या वो सिल्क बेचने में रुचि रखता है। शिव विनम्रता से अभी के लिए मना कर देता है और इसके बजाय जरूरी दवा की शीशियां खरीदता है। खरीदारी पूरी करने के बाद शिव घर की ओर जाता है, चलने से थका हुआ महसूस करते हुए शॉपिंग बैग के साथ। वो सेलफोन और परिवहन के साधन को अपनी बढ़ती खरीदारी सूची में जोड़ता है। शिव ग्रोसरी बैग को टेबल पर रखता है और खरीदी गई दवा की जांच करता है। मिंगजिन कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स प्लांट टाइप ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स के इंग्रेडिएंट्स से बने हैं, थकान कम करने और शारीरिक शक्ति सुधारने के लिए प्रसिद्ध हैं। कई टेमर्स उन्हें लड़ाइयों के बाद त्वरित रिकवरी के लिए उपयोग करते हैं। शिव के लिए ये एक लग्जरी है और वो जानता है कि उसे उन्हें मितव्ययी ढंग से उपयोग करना चाहिए। एक आरामदायक रात के बाद शिव एलान को समन करता है, जो उत्सुकता से स्ट्रेच करता है और दिन के लिए तैयार हो जाता है। शिव अपने पेट की जांच करता है और टेमिंग डिमेंशन से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है। एलान अब पूरी तरह जाग चुका है, अपनी मुट्ठी बांधता है, पहले से ही ट्रेनिंग के लिए उत्सुक। वो घोषणा करता है कि वो 6 घंटे ट्रेनिंग करना चाहता है, एक बहुत विशिष्ट लक्ष्य। शिव उसे धीमा करने की सलाह देता है और वर्क लाइफ बैलेंस के महत्व पर जोर देता है। एलान हालांकि खाली नजरों से घूरता है, अवधारणा को समझ नहीं पाता। शिव एलान को समझाना शुरू करता है कि टेमिंग डिमेंशन से ऊर्जा उससे आती है। जबकि वो एलान के उत्साह की सराहना करता है, उसे शिव की अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। वो जानता है कि स्किल्स हैंडबुक का उपयोग करना और अपनी टेमिंग डिमेंशन को मजबूत करना उस पर भी बोझ डालता है। शिव महसूस करता है कि ट्रेनिंग के अलावा किसी भी चीज को वो अवांछनीय मानता है और वो ऐसे समर्पित और प्रेरित पेट बीस्ट के साथ अपनी खुद की स्टैमिना के बारे में चिंतित है। शिव एलान की अगली लेसन की योजना बनाना शुरू करता है। उसे थकान से रिकवर करने के लिए एब्सोल्यूट स्लंबर सिखाने पर विचार करता है। इसी दौरान एलान रोलिंग करता रहता है, कंसर्न्स की अस्यूम्ड